सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका। खबरों में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए, बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन आज संभालेंगे पदभार। पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे मौजूद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन आज संभालेंगे पदभार। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए नितिन नवीन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद उनके नाम पर किसी अन्य उम्मीदवार ने दावा नहीं किया, जिसके चलते वह सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। नितिन नवीन आज औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभालेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। नितिन नवीन का अध्यक्ष चुना जाना भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में एक अहम बदलाव माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में संगठन और अधिक मजबूत होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। सपा के सभी सांसद लखनऊ बुलाए गए। 2027 चुनाव की तैयारियां देखेंगे अखिलेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, संगठन को मजबूत करने पर जोर, संसदीय मुद्दों को लेकर बनेगी रणनीति। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बैठक में सभी सांसदों को बुलाया गया। आपको बता दें कि आज 12 बजे सपा कार्यालय में होगा मंथन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सपा के सभी सांसदों को बुलाया गया कार्यालय। 2027 चुनाव की तैयारियां देखेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई। आपको बता दें कि बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में पार्टी के सभी सांसदों को शामिल होने के लिए लखनऊ बुलाया गया। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे सपा कार्यालय में यह मंथन शुरू होगा। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती, चुनावी रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अखिलेश यादव सांसदों से फीडबैक लेंगे और आगामी चुनावों को लेकर दिशा निर्देश देंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी को 2027 के लिए एकजुट और सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे लखनऊ से संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, सपा में जो ये अहम बैठक जो लखनऊ में हो रही है, इस पर क्या अधिक जानकारी है और इस बैठक का क्या उद्देश्य माना जा रहा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के द्वारा ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में देखिए आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो है अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने आज सभी सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक आज दोपहर 12 बजे सपा स्थित कार्यालय में होगी। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है, अखिलेश यादव सांसदों से उनके अपने अपने क्षेत्रों की विधानसभा सीटों की स्थिति और जमीनी रिपोर्ट भी लेंगे। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर भी पार्टी में रणनीति पर मंथन की जाएगी। देखिए, आपको बता दें, 2027 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी की आज ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। बैठक के लिए अहम माना ये जा रहा है कि 2027 जो चुनाव है उसकी रणनीति किस तरह से और कैसे बनानी है। दूसरी चीज आपको बता दें, सभी सांसद को बुलाए गए हैं। बुलाने के बाद में जो 27 में गठबंधन, इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है
वो रुकता है या नहीं रुकता है, उसको भी लेकर उस पर चर्चा होगी। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य दल एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, उसको भी लेकर रणनीति बनाई जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी देखिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे चुनाव लड़ती आई है, लेकिन अगर गठबंधन की बात की जाए, जब गठबंधन होता है तो तमाम ऐसी सीटें होती हैं जो अपने साथ सहयोगी पार्टी को देनी पड़ती है। तो उसी को लेकर भी ये मंथन माना जा रहा है। कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये आज बड़ी बैठक है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जो है वो सांसदों से लिया जाएगा। क्योंकि जब विधानसभा का टिकट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पार्टी में बगावत भी शुरू हो जाती है। ऐसी कोई स्थिति ना बने, उसको लेके जो सांसद अपने अपने क्षेत्र के विधायक जो चुनाव लड़ चुके हैं या विधायक हैं, या रिपोर्ट कार्ड उनका पेश होगा कि उन्होंने क्षेत्र में किस तरह का काम किया है, क्या पोजीशन उनकी है, उसी सब चीज को लेकर आज रणनीति बनेगी। ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। जी राशिद, आगामी चुनावों को लेकर क्या पार्टी में कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल लगातार देखिए 2027 चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी बैठक कर रही है और बैठकों के दौर भी चालू हो गई, ये माना जा रहा है कि देखिए कुछ सीटों पे नए चेहरे आ सकते हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्राह्मण को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टी जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण को साधने का एक कवायद इन लोगों ने शुरू कर दी। माना यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति को लेके तमाम ऐसी सीटें हैं जो बांटी जाएंगी और उसी में ब्राह्मणों की जो सीटें हैं कहीं ना कहीं उन पर भी चर्चा होगी कि ब्राह्मण को अपने साथ जोड़ने के लिए किस तरह से क्या फॉर्मूला लाया जाए, इस पर भी मंथन होगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि लगातार पार्टी के अंदर जो नेता अच्छा काम कर रहे हैं उनको दोबारा टिकट मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे नेता है जिनका टिकट कटेगा और कुछ नए चेहरों को भी टिकट मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के साथ। तो सपा सांसदों की आज लखनऊ में बैठक, कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं फैसले। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। काकोरी में एलडीए की बड़ी कार्रवाई, 6 अवैध प्लांटिंग पर चला बुलडोजर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर एक्शन। ग्राम बहेटा में 6 बीघा भूमि मुफ्त। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अवैध सड़कें, नालियां और बाउंड्री वॉल ध्वस्त। साइट ऑफिस के और एंट्री गेट तोड़े गए। श्रीलाल, गौतम, मंसूर सहित कई शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्राम बहेटा में 60 बीघा भूमि मुक्त। आपको बता दें कि लखनऊ में एलडीए ने काकोरी क्षेत्र में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर कुल 6 अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। ग्राम बहेटा में करीब 60 बीघा भूमि पर निजी विकासकर्ताओं द्वारा की गई अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान बनाई गई सड़कें, नालियां, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस तोड़ दिए गए। साथ ही अवैध एंट्री गेट भी गिराए गए। इस अवैध प्लांटिंग में श्रीलाल, गौतम, मंसूर सहित कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एलडीए ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राशिद, लखनऊ में एलडीए ने काकोरी क्षेत्र में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि एलडीए लगातार जो एलडीए की जमीन पे कब्जा है या नगर निगम पे है, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो भूमि है उसको कब्जा है तो लगातार हटाया जा रहा है। नगर निगम भी कार्रवाई कर रहा है। वहीं एलडीए की बात की जाए तो एलडीए ने कल काकोरी में 6 अवैध प्लांटिंग जो हो गई थी उस पर जो बुलडोजर चलाए। देखिए, आपको बता दें कि एलडीए लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पे एलडीए की जमीन को कहीं ना कहीं कब्जा किया जाए, तो उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए लगातार एलडीए काम कर रहा है। हालांकि ये जानकारी जब कब्जा हो जाता है तब उनको पता चल पाता है कि एलडीए की जमीन थी। एलडीए अपने भूखंडों को लेकर कहीं ना कहीं
उसमें बाउंड्री वॉल या तमाम ऐसी भूमि उनकी पड़ी है जो उनको जानकारी ही नहीं है। जब कब्जा हो जाता है वहां पे, उसके बाद में उनको जानकारी मिलती है कि एलडीए के द्वारा की ये जमीन है, उसी के बाद में ये कार्रवाई होती है। देखिए, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के तमाम जगह पे ये देखा भी गया है कि एलडीए की जमीनें जो है लखनऊ से सटे क्षेत्र में लगी हुई हैं, जो जानकारी जिस नहीं मिल पाती है, तमाम ऐसे बिल्डर है वो कब्जा कर लेते। कुछ भूमियां ऐसी हैं जिनको लेकर कोर्ट में भी मामले चले, लेकिन लगातार एलडीए कार्रवाई कर रही है। देखिए, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के दिशा निर्देश के बाद में लखनऊ के तमाम जगह पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब काकोरी की बात ली जाए, काकोरी में लगातार इस बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अक्सर काकोरी से आसपास जो एरिया हैं वहां पे कार्रवाई देखने को मिलती है। कल भी 6 भूखंडों पे जो है कार्रवाई हुई, बाउंड्री वॉल है, नाली है, तमाम ऐसी चीज बना ली गई थी। जब एलडीए को जानकारी हुई कि एलडीए की जमीन पे इस तरह से कब्जा हुआ, उसी के बाद में बुलडोजर वहां पहुंचे। बुलडोजर ने वो सारी चीजें तोड़ के भूमि को मुक्त करा लिया है। अब एलडीए ने पूरा वहां पे प्लाट बना दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, बन रही है हमारे साथ और भी जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं राहुल गांधी। आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, आज क्रिकेट टूर्नामेंट का करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष के घर जाएंगे राहुल गांधी। ऊंचाहार के रोहनिया में मनरेगा चौपाल, राहुल गांधी की मनरेगा चौपाल आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पर लोगों की सुनेंगे बातें। रायबरेली दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायबरेली से। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं। दौरे के दौरान आज वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी नगर पालिका अध्यक्ष के घर भी जाएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत वह ऊंचाहार क्षेत्र के रोनिया गांव में मनरेगा चौपाल में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राहुल गांधी मनरेगा से जुड़े श्रमिकों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। आपको बता दें कि स्थानीय रोजगार, मजदूरी और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी का ये दौरा क्षेत्र मुद्दों को समझने और संगठन को मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता राजू तिवारी। राजू जी, जो राहुल गांधी का आज रायबरेली में जो दौरा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है और ये दौरे के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा रहा है? जी देखिए, आपको बता दूं कि रायबरेली जो है राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और वो इस बार जीतने के बाद 6वीं बार इस दौरे पर आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि रैली में देर रात पहुंच चुके हैं और वो इस समय अपने जो भी उनके बड़े कार्यकर्ता हैं उनके साथ में गेस्ट हाउस में बैठक कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसके बाद वो रैली प्रीमियम लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद मनरेगा बचाओ एक चौपाल का आयोजन किया गया है ऊंचाहार के रोहनिया ब्लॉक के उमरन गांव में, जहां वो शिरकत करेंगे। हालांकि वो नगर पंचायत अध्यक्ष जो शत्रुघ्न सोनकर हैं उनके घर भी जाएंगे, परिवारजनों से कुशल क्षेम जानेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये उनका मुख्य कार्यक्रम है। लेकिन अगर लिहाज से देखा जाए राजनीति के, तो कहीं ना कहीं उनके आने के बाद जो रायबरेली की राजनीति है वो लगातार हलचल देखने को मिल रही है। क्योंकि इसके पहले भी वो दिशा की बैठक में आए थे तो तरह तरह के आयोजन किए गए थे और कांग्रेसियों के द्वारा स्वागत किए गए थे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके कारण रायबरेली की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर देखने को मिला था। लेकिन आज जब वो शिरकत किए हैं, अपने प्रोग्राम में निकलेंगे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से उनका कहीं ना कहीं विरोध किया जाएगा। चूंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था पिछली बार भी, अगर देखा जाए तो जो रायबरेली
में भारतीय जनता पार्टी का खेमा था वो पूरी तरह से राहुल गांधी का विरोध किया था। वहीं कांग्रेसियों के द्वारा पुरजोर उनका समर्थन देखने को मिला था। तो इस तरह से जो रणनीति है वो लगातार 7वें आसमान पर देखने को मिलती है। जब नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के राहुल गांधी अपने क्षेत्र में आते हैं। जी राजू, मनरेगा चौपाल के दौरान वो किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है उसी का विरोध कहीं ना कहीं पूरी तरह से देखा जा रहा है और वो अपने संसदीय क्षेत्र में एक चौपाल के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मनरेगा को समाप्त कर रही। तो ऐसे में जो कांग्रेसी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्था किए हुए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जी राम जी योजना का विरोध प्रदर्शन करने के लिए देखने को मिल रहा है। अब राहुल गांधी किस तरह से चौपाल में पहुंचकर मनरेगा बचाओ योजना को जो है पूरी तरह से प्रदर्शित करेंगे और अपने लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर वो पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेसियों की बात करें तो जो कांग्रेसी खेमा है वो पूरी तरह से राहुल गांधी के आने को लेकर पूरी तरह से उत्साहित है और उनकी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घनी धुंध की चादर। आपको बता दें कि अक्षरधाम इलाके में AQI 400 के पार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। सुबह के समय दृश्यता में भारी कमी। लोगों को घर से बाहर निकलने में हो रही है परेशानी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर असर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर से। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में घनी धुंध और प्रदूषण की चादर छाई हुई है। सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि अक्षरधाम इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। खराब हवा के कारण लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और खांसी की शिकायतें हो रही हैं। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर ना निकलने और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुरादाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने का एक वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। वायरल वीडियो में कुछ युवक यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब उन युवकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि यह घटना थाना सिविल लाइंस इलाके का है और मामले की जांच की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और संबंधित युवकों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है। बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ पे जो भी इस तरह से स्टंट करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो अभी सामने आया, हम लोगों के संज्ञान में आया है। हमने तत्काल उसमें जो ट्रैफिक के हमारे TI वगैरह हैं और बाकी जितने लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट्स है, उसमें हम लोगों ने इन गाड़ियों के बारे में वीडियो शेयर करके इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया है और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जो भी MB एक्ट और बाकी अन्य धाराओं में मुकदमा हो सकता है करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से शुरू की गई। वाराणसी विकास प्राधिकरण में PWD की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की। आपको बता दें कि एक मकान में कई दुकानें चल रही थी और मकान मालिक को दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन दुकान नहीं खाली करने पर कार्रवाई की गई और जब दुकान बंद की गई तो मकान मालिक लापता हो गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण और PWD की टीम ने सीढ़ी के सहारे मकान में घुसकर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके।
आज ये दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जो कि बीडीए के द्वारा चिन्हित मकान है और ये जीओ ऑर्डर इस पे पूर्व में पारित किया जा चुका है, कई बार मुनादी कराई जा चुकी है और ये उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स है, पीएसी है, पैरामिलिट्री फोर्स है और ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या सहयोग भवन स्वामी आपका सहयोग नहीं कर रहे थे? भवन स्वामी को कई बार कहा गया, उनको 2 दिन पूर्व भी इन्होंने समय मांगा था कि हमको 1-2 दिन का समय दीजिए, इसके बावजूद आज उनको सहयोग नहीं किया गया। इसके बाद ये कार्रवाई कराई गई। सर, ये लोग ताला बंद करके कब निकल गए हैं? ये तो नहीं देखा गया कि कब बंद करके गए हैं। इनको भवन स्वामी को कहा, भवन स्वामी को कई बार कहा गया, इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया, इसके बाद आज कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, इतना पीटा कि उसको बेहोश कर दिया और धारदार हथियार से उसका पैर का पंजा काटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गंभीर हालत में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक 2 हमलावरों ने युवक पर अचानक हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि पहले भी युवक को धमकियां मिल रही थी। बीते दिनों कुछ लोगों को चोरी करते समय दौड़ाया गया, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद से ग्रामों में आक्रोश है और लोग आरोपी को जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। में सूचना मिली कि सूरज भास्कर नाम का ये व्यक्ति है जो खलीलपुर में रहता है। ये लड़का लगभग 23 से 24 वर्ष की उम्र है और इसने अपने परिजनों को कल सुबह 5 बजे फोन किया और यह बताया कि किसी ने इसका पैर काट दिया है और इसका जो पास में निर्माणाधीन भवन है वहां पर ये पड़ा हुआ था। इसने फोन करके अपने घर वालों को बुलाया, घर वाले आकर के इन्हें सदर अस्पताल ले गए और वहां पे इनका इलाज चल रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि ये रात्रि में कोई लोग आए जिन्होंने इनके साथ मारपीट की। इसके बाद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ। सुबह जब इनका नींद खुली या जब ये इन्हें होश आया तो इनका पैर कटा हुआ था। ऐसी जानकारी इनके द्वारा दी जा रही है। प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी मिली है उसके आधार पे हमने अभियोग पंजीकृत किया है हत्या के प्रयास का थाना लाइन बाजार में और इस पे आगे की विवेचना प्रचलन में है। क्या मामला लग रहा है? देखिए, इसमें विवेचना भी प्रचलन में है और कुछ भी कह पाना जब तक हम उसको फाइनलाइज नहीं कर लेते हैं विवेचना की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, विधिक रूप से भी और निजता के अधिकार के हिसाब से। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बलिया थाना नरही पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक ट्रक में 110 बंडल अंडे के गत्ते के पीछे लदी कुल 1025 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए गाजीपुर की तरफ से शराब से लदी एक ट्रक आ रही है जो भरौली होते हुए बिहार की तरफ जाने वाली है, लेकिन बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग के चलते अपनी गाड़ी को बलिया वाले रोड पर घुमाकर ले जा रहा था ये युवक। जिस सूचना पर थाना नरही पुलिस टीम ने ट्रक का पीछा करते करते सुहाब पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर ट्रक को पकड़ लिया। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है। स्थानीय थाने में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।